हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे। देखिए, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं, इसको हम किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कह सकते हैं, इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं। सो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में केसीएल लिखते हैं। K for Kirchhoff, C for current, L for law। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम शॉर्ट में केसीएल लिखेंगे। अब देखिए, आप सभी ओम्स लॉ के बारे में जानते हो। ओम्स लॉ को मैथमेटिकली V इक्वल टू आई आर से लिखा जाता है। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है? करंट। और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। सो ओम्स लॉ की सहायता से हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को तो सोल्व कर पाते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर काफी बैटरीज हो, काफी रजिस्टर्स हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, उन इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व नहीं कर पाते। मतलब कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व करने के लिए ओम्स लॉ अच्छा सजेशन नहीं है। सो हम कैसे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व कर पाए? तो आए हमारे किरचॉफ साइंटिस्ट। किरचॉफ ने अपने दो लॉ दिए। मतलब ये कह सकते हैं कि किरचॉफ ने ओम्स लॉ को एक्सटेंड किया और अपने दो लॉ दिए और कहा कि आप इन लॉ का यूज करके कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हर सर्किट को सोल्व कर सकते हो। सो किरचॉफ ने दो लॉ दिए। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, उसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे। अब देखिए, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, वो हमें क्या कहता है? वो कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, उसके अंदर एट एनी जंक्शन या फिर एट एनी नोड या फिर एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट या कोई भी जंक्शन या कोई भी नोड किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब हमें पता होना चाहिए कि नोड क्या होते हैं, जंक्शन क्या होते हैं। नोड या जंक्शन वो पॉइंट होते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज मीट करती है। जैसे यहाँ पर ये क्या है? एक जंक्शन है। या फिर ये क्या है? एक नोड है जहां पे ये पांच ब्रांच आकर के मिल रही है। सो यहाँ पर पांच ब्रांच मिल रही है। कहीं पे तीन ब्रांच भी मिल सकती है, कहीं पे दो ब्रांच भी मिल सकती है, कहीं पे चार ब्रांच भी मिल सकती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज आकर के मिलती है, उसको हम जंक्शन कहते हैं या फिर नोड कहते हैं। अब देखिए, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स लीविंग दैट जंक्शन। मतलब किसी भी जंक्शन के ऊपर सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब आने वाला जो करंट होगा किसी भी जंक्शन पर, उनका सम, और जाने वाला जो करंट होगा उनका सम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। मतलब किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उनका सम किसके बराबर होगा? जितना करंट जा रहा है उनके सम के बराबर होगा। मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इसको हम सिंपली आई इन इक्वल टू आई आउट से भी लिख सकते हैं। इस साइड सारे इनकमिंग करंट का सम होगा, इस साइड सारे आउटगोइंग करंट का सम होगा। अब देखिए, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक करंट्स है किसी भी जंक्शन के ऊपर, उनका अलजेब्रिक सम कितना होगा? जीरो होगा। यहाँ पर बात हो रही है अलजेब्रिक सम की। मतलब जब भी कहीं भी अलजेब्रिक सम का नाम आए, वहां पर हमें साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है? कि जो इनकमिंग करंट्स होगा,
मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उसको लीजिए पॉजिटिव, और जो करंट आउट गोइंग होगा मतलब जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा उसको लीजिए नेगेटिव। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव करंट किसको लेना है, आने वाले करंट को, नेगेटिव किसको लेना है, जाने वाले करंट को, और उन सबको ऐड कर दीजिए साइन के साथ। तो उनको ऐड करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज 0। मतलब अलजेब्रिक सम जो होगा सभी करंट का किसी भी जंक्शन पे वो कितना होगा, 0 होगा। बट हम इस स्टेटमेंट को कम यूज करेंगे, इसको ज्यादा यूज करेंगे। आने वाले करंट का सम जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। अब देखिए इस जंक्शन के ऊपर जितना करंट आया है उतना ही करंट वापस चला गया। इसका मतलब इस जंक्शन के ऊपर ना तो कोई चार्ज अक्यूमुलेट हुआ है, ना ही कोई चार्ज ओरिजिनेट हुआ है। मतलब ना तो कोई चार्ज पैदा हुआ है इस जंक्शन पे, ना ही कोई चार्ज खत्म हुआ है। ना तो यहाँ पे कोई चार्ज पैदा हुआ है, ना ही कोई चार्ज खत्म हुआ है। जितना चार्ज आया था उतना ही चार्ज चला गया, क्योंकि करंट भी तो फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है। सो जितना चार्ज आया था उतना ही चला गया, ना यहाँ पे खत्म हुआ ना यहाँ पे पैदा हुआ। सो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए जो ये डायग्राम है और जिसके इस जंक्शन के ऊपर 5 ब्रांच आकर के मीट कर रही थी, I1 I2 और I3 इनकमिंग करंट थे, I4 और I5 आउटगोइंग करंट थे। अगर हम इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और उसकी इस स्टेटमेंट को यूज करें कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज 0, तो समेशन ऑफ आई कितना आएगा, 0। और ये समेशन कौन सा है, अलजेब्रिक सम है। मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज 0। सो यहाँ पर I1 I2 और I3 इनकमिंग करंट है तो पॉजिटिव लिए जाएंगे, I4 और I5 आउटगोइंग करंट है तो नेगेटिव साइन से लिए जाएंगे, और इक्वल टू क्या होगा, 0। सो यहाँ पर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, I4 प्लस I5 के इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या है, इनकमिंग करंट का सम है, और ये क्या है, आउटगोइंग करंट का सम है। सो हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, सो अलजेब्रिक सम वाली स्टेटमेंट से ही ये स्टेटमेंट निकल कर आती है। सो हम फाइनली इसी को यूज किया करेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें यूज करना होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। और जो ये डायग्राम था इसके अंदर I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल होगा, I4 प्लस I5 के इक्वल होगा। अब देखिए हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस जंक्शन के ऊपर 5 एम्पियर करंट इस ब्रांच से आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच से आ रहा है, और आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। सो हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि समेशन ऑफ आई इन इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। सो यहाँ पर इनकमिंग करंट क्या है, 5 एम्पियर, और 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। और आउटगोइंग करंट क्या है, ओनली आई है, सो आई लिखा जाएगा। सो आई कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि 5 एम्पियर और 2 एम्पियर यहाँ पर आया तो 7 एम्पियर आया, तो 7 एम्पियर ही यहाँ से चला जाएगा, और आंसर भी क्या आया, 7 एम्पियर ही आया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे फॉर्मूला लगा के, इसको हम समझ के भी कर सकते थे, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर कितने हो गए, 7 एम्पियर। 7 एम्पियर अगर यहाँ पर आया है तो 7 एम्पियर ही चला जाएगा। सो आई की वैल्यू कितनी होगी, 7 एम्पियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जंक्शन के ऊपर इस ब्रांच से 10 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच में जंक्शन से दूर जा रहा है, और आई करंट इस ब्रांच में जंक्शन से दूर जा रहा है।
सो आने वाला करंट तो 10 एम्पियर है और जाने वाले ये दो करंट है I और 2। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ आई इन इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। आने वाला करंट तो एक ही है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं। जाने वाले करंट ये दोनों है, तो इन दोनों का सम करके लिख लेते हैं I प्लस 2। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर आ जाएगी। इसको हम इजिली ऐसे भी समझ सकते थे कि 10 एम्पियर करंट आया है, 2 एम्पियर करंट चला गया, तो कितना बचा, 8 एम्पियर। सो 8 एम्पियर किस ब्रांच में जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 8 एम्पियर, और वही हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा करके आई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस जंक्शन पे 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर और 7 एम्पियर करंट आ रहा है, और आई करंट क्या है, जा रहा है, और आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। सो यहाँ पर भी हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ आई इन इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। इन वाले करंट कौन से हैं, 4, 2, 6 और 7, ये सभी इन वाले करंट है, तो इनका सम कर दो, 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7। और आउट गोइंग जाने वाला करंट सिर्फ एक ही आई, तो यहाँ पर आई लिखा जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 19 एम्पियर आ गई। तो यहाँ पर कितना एम्पियर करंट जा रहा होगा, 19 एम्पियर करंट जा रहा होगा। और इसको हम सिंपली भी सोच सकते थे कि 2, 4, 6 और 7 सभी करंट आने वाले हैं, तो आने वाला करंट टोटल कितना हुआ, 19 एम्पियर। तो यहां से 19 एम्पियर करंट ही तो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 19 एम्पियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जंक्शन पे 5 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है इस ब्रांच से, और 5 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ इस ब्रांच से आ रहा है, और ये जो आई करंट है वो जंक्शन से दूर की तरफ जा रहा है इस ब्रांच में, और आपसे आई की वैल्यू पूछी जा रही है। सो इस जंक्शन के ऊपर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ आई इन इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 और 5 तो आने वाले करंट है, तो यहाँ पर 5 प्लस 5 लिखा जाएगा, और जाने वाला करंट सिर्फ एक आई है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 एम्पियर आएगी। और इसको हम सिंपली भी सोच सकते हैं, 5 और 5 10 एम्पियर इस जंक्शन पे आया है, तो 10 एम्पियर ही तो इस साइड जाएगा। सो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 एम्पियर, वही हमारी आई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जंक्शन के ऊपर 10 एम्पियर करंट आ रहा है और आई करंट आ रहा है, और 2 एम्पियर करंट जा रहा है जंक्शन से दूर, और आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। सो यहाँ पर भी हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ आई इन इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। आने वाला करंट 10 है और आई है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। जाने वाला करंट ओनली 2 ही है, एक ही, तो 2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 10। सो आई की वैल्यू कितनी आएगी, -8। तो आई की वैल्यू आ गई -8 एम्पियर। यहाँ पर इस नेगेटिव का ये मतलब है कि यहाँ पर जो आपने डायरेक्शन माननी है ना करंट की, इस साइड, वो इस साइड नहीं होगी, इसके अपोजिट साइड होगी। सो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन इज अपोजिट। मतलब जो नेगेटिव करंट आने का मतलब ये है कि जो तुमने करंट की डायरेक्शन माननी है ना यहाँ पर आई की, वो गलत माननी है। ये डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए थी कि 10 एम्पियर करंट इस साइड से आया, 2 एम्पियर इस साइड चला गया, तो 8 एम्पियर इस साइड जाएगा, न कि इस साइड आएगा। तो करंट के नेगेटिव आने का ये मतलब होता है कि जो तुमने करंट की डायरेक्शन माननी हुई थी वो गलत माननी हुई थी, उसको आप अपोजिट साइड करिए, तभी आपका करंट उस साइड जा रहा है, 8 एम्पियर करंट, न कि इस साइड आ रहा है। बट लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आई की वैल्यू पूछे तो -8 एम्पियर ही लिखोगे, क्योंकि उसने तो फिक्स करके दे दी करंट की डायरेक्शन। सो आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो आई की वैल्यू होगी -8 एम्पियर। अगर एग्जाम में आता है तो आंसर करोगे -8 एम्पियर। बट ये माइनस साइन सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जो ये डायरेक्शन है करंट की, वो इस साइड न होकर इस साइड होगी। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से 5 एम्पियर करंट आया, ये क्या है, एक जंक्शन है। इस जंक्शन से 2 एम्पियर करंट ऊपर चला गया, तो इस साइड करंट कितना जाएगा, I1 की वैल्यू आप डायरेक्ट बताओगे। अब 5 आया था इस जंक्शन के पास, 2 इस तरफ चला गया,
तो इस तरफ कितना जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा। और 3 एम्पियर करंट इस साइड से आया, 2 एम्पियर करंट इस साइड से आया। तो इस जंक्शन पे कितना करंट आया है, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर करंट चला जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू होगी 3 एम्पियर। और I2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। तो इस तरह से आप नॉर्मली सोच करके भी निकाल सकते हो करंट को किसी भी ब्रांच में, अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो। यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर करंट इस साइड चला गया, तो इस साइड कितना जाएगा, 3 एम्पियर। क्योंकि जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है वापिस। तो 5 एम्पियर करंट आया, 2 इस तरफ गया, 3 इस तरफ जाएगा। 3 यहाँ से इस जंक्शन पे 3 आया और 2 आया, तो टोटल 5 एम्पियर करंट आया इस जंक्शन पे। तो 5 एम्पियर करंट निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यहाँ से 50 एम्पियर करंट आया है और यहाँ पर 2 एम्पियर यहाँ पे चला गया, ए यहाँ पे चला गया, बी यहाँ पे चला गया, और वापिस फाइनली ये तीनों करंट कलेक्ट होकर के यहाँ पे सी चला गया। अब देखिए आपसे ए और बी में रिलेशन पूछ रहा है और सी की वैल्यू पूछ रहा है। सो हमें पता है इस जंक्शन पे कितना करंट आया है, 50 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट ऊपर चला गया, तो इन दोनों ब्रांच में कितना गया होगा, 48 एम्पियर। तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 48 एम्पियर होना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट्स का सम इक्वल हो जाएगा। तो 50 एम्पियर किसके बराबर आएगा, 2 प्लस ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 48 एम्पियर आ जाएगा। और इसको हम नॉर्मली भी सोच सकते थे कि ए प्लस बी कितना होगा, 48 एम्पियर के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ से आया था 50, 2 यहाँ पे चला गया, तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 48 एम्पियर होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं यहाँ से और यहाँ से 48 एम्पियर आया, और यहाँ से कितना आया, 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा वापिस, 50 एम्पियर ही निकल जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, 50 एम्पियर आया था, यहाँ पे हो गया डिवाइड, और बाहर भी कितना निकलेगा, 50 एम्पियर निकलेगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 50 एम्पियर आ जाएगी। और ए और बी में क्या रिलेशन है, कि ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 48 एम्पियर के बराबर होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे करंट को डिवाइड करेंगे, जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखिए आई करंट यहाँ से आया, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। मान लेते हैं इधर करंट गया है I1, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। क्योंकि I टोटल करंट आया था इस जंक्शन पे, I1 आपने इस साइड मान लिया, लेट इस ब्रांच में I1 करंट गया है, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, फिर I टोटल आया, I1 इस साइड चला गया, तो इस साइड जाएगा फिर I माइनस I1। जैसे यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इस तरफ कितना जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा। वही सिंपली यहाँ पर हम वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ से I करंट आया, I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1। जैसे यहाँ पे देखिए I करंट आया, मान लिया इस ब्रांच में गया है I1 और इस ब्रांच में गया है I2, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I माइनस I1 माइनस I2। क्योंकि टोटल आया था I1 इस ब्रांच में भेज दिया, I2 इस ब्रांच में भेज दिया, बचा कितना, I माइनस I1 माइनस I2, और वो इस ब्रांच में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर I1 करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, I माइनस I1। यहाँ पर I1 करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पर I2 करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पर I माइनस I1 माइनस I2 करंट बाहर निकलेगा। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई करंट अंदर की तरफ जा रहा हो बाहर निकलने की बजाय, बट हम सभी करंट को कहाँ निकलता हुआ मानेंगे, बाहर की तरफ निकलता हुआ मानेंगे। अगर इनमें से किसी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हम इन एरो को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर ये वैल्यू I2 नेगेटिव आएगी, तो I2 की जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज कर देंगे, इस साइड कर देंगे। अगर ये I1 नेगेटिव आएगा, तो इसकी एरो को चेंज कर देंगे। नेगेटिव करंट का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन जो मानी गई है वो गलत मानी गई है, उसकी डायरेक्शन उसके क्या होगी, अपोजिट होगी। सो अगर ये नेगेटिव आता है तो इसकी डायरेक्शन हम इस साइड मान लेंगे।
तो इस तरह से अगर कोई करंट नेगेटिव आता है किसी ब्रांच में, इसका मतलब है कि हमें उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर आई की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि इस जंक्शन के ऊपर 10 एम्पियर करंट आ रहा है, आई भी करंट आ रहा है और 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि आने वाले करंट का सम 10 प्लस आई किसके इक्वल होगा, जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। तो दो ही है ओनली करंट जाने वाला, तो दो लिख देंगे। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 10, तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 एम्पियर। और ये माइनस क्या कह रहा है, ये हम बात कर चुके हैं। माइनस कह रहा है कि ये जो 8 एम्पियर करंट है ना, ये इस साइड नहीं आ रहा बल्कि ये करंट इस साइड जा रहा है। मतलब 8 एम्पियर करंट इस साइड मूव करेगा आपका। आपने जो आई की वैल्यू पूछी है इस डायरेक्शन में, आंसर तो आपका -8 एम्पियर आ गया। आई की वैल्यू -8 एम्पियर है अगर आपने एरो इस साइड लगाई हुई है। बट एक्चुअल में करंट आई इस साइड मूव नहीं करेगा, इस साइड मूव करेगा 8 एम्पियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।